उम्मीद वैसे तो 3.5 अक्षर का ही एक शब्द है, लेकिन इसी पर पूरी दुनिया कायम है। और इसी उम्मीद उन फ्लैट बायर्स को भी है जिनके फ्लैट्स अटके हुए हैं सुपरटेक प्रोजेक्ट्स में। कभी चर्चा एनबीसीसी की होती है, कभी चर्चा एपेक्स की होती है। आज हमारे साथ एपेक्स के ही दो खास लोग जुड़े हुए हैं। सतनाम सिंह जी हैं जो एपेक्स के सीएमडी हैं, और मिस्टर विकास हैं जो एपेक्स के सीएफओ हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि इनके पास क्या बेल आउट प्लान है सुपरटेक को लेकर के, कैसे वो उन खरीदारों को राहत मिलेगी जिनके फ्लैट्स फंसे हुए हैं, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, और जिनकी रजिस्ट्री हो गई है तो उन्हें बुनियादी सुविधाओं से मरहूम हैं वो। तो ऐसे लोग जिनको समय पर सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनके लिए सतनाम जी के पास क्या प्लान है। सतनाम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है ONOG न्यूज़ में, और आप हमें बताएं कि आपके पास क्या बेल आउट प्लान है सुपरटेक को लेकर के, किन प्लान्स को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट को ये देख रहे हैं कि जो भी बेस्ट हो सकेगा एज पर मैंने पहले भी प्रोजेक्ट 32 प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर चुका हूँ मैं अभी। वहाँ की सुविधाओं के साथ मेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जो सुविधा हमने उन प्रोजेक्टों पे दी है प्रैक्टिकल सारी यहाँ पे हम देंगे। पानी की सुविधा है, बिजली की है, पार्किंग की आपकी सुविधा है, जो रजिस्ट्री करानी है हमने आपकी, वो अथॉरिटी को हमने प्रपोजल दे दिया है। अथॉरिटी ने उस पर वो हाँ कर दिया है। उसके द्वारा हम प्रोजेक्ट को मिलते ही सबकी पार्ट रजिस्ट्री शुरू करा देंगे। जो पहले आएगा उसके पहले रजिस्ट्री शुरू कराएंगे। जिनके फ्लैट तैयार हो चुके हैं, जिनके तैयार नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट हैं जिनके, जैसे जैसे हैंडल होते जाएंगे साथ साथ उनकी रजिस्ट्री में होती जाएंगी। ये हमारा बल्ड है, आपके साथ गारंटी दे रहे हैं चीज़ की। टाइमलाइन डिसाइड की हुई है हमने सर। जी विकास सर, आपके पास आते हैं, गारंटी सतनाम जी दे रहे हैं, वो टाइमलाइन कुछ आप बता पाएंगे। सर, टाइमलाइन में हम लोगों ने 3 महीने से लेकर 3 साल तक का टाइम हमने मांगा है उसमें, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें काम बहुत कम बाकी है, तो हमने 3 महीने में उनको पूरा कर देंगे। किसी में 6 महीने का काम बाकी है। वो सारी 16 के 16 प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूरी वर्कआउट किया जा चुका है। हमारी टीमें लगी हुई हैं लगातार दिन रात कि भाई किस पे कितना काम बाकी है, कितनी कंस्ट्रक्शन बाकी है। तो वो सारी एक चार्ट बना लिया गया है, और उस चार्ट के हिसाब से हमने ये देखा है कि उसमें कुछ फ्लैट्स तो ऐसे हैं कि जो 1 महीने के अंदर पूरे किए जा सकते हैं और उनको हैंड ओवर किए जा सकते हैं होम बायर्स को। और हमने जो प्लान दिया है, प्रपोजल दिया है अथॉरिटी में भी और बैंक्स को भी, और साथ में इन दोनों के को कोरिलेट करते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए एक प्लान तैयार किया है कि हम अथॉरिटी को भी पूरी पेमेंट करेंगे और वो साथ साथ करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि भाई पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे जी फिर बचेगा तो देंगे, ऐसा नहीं है। हम एस्क्रो अकाउंट खोलेंगे और रेरा से बाउंड रहेंगे। एस्क्रो अकाउंट खोलने के बाद हम क्या करेंगे कि 30% जो धनराशि हमारी आएगी, माल बिकेगा, और जो मतलब डिमांड जो पेंडिंग डिमांड है वो पैसा आएगा होम बायर्स के साथ में, तो उस पैसे से हम क्या करेंगे 30% से जो बैंक्स हैं उनको पेमेंट कर देंगे और अथॉरिटी को पेमेंट शुरू कर देंगे देना। तो उससे क्या होगा कि अथॉरिटी को जब पेमेंट जानी शुरू होगी तो जितने होम बायर्स की रजिस्ट्री पेंडिंग है वो खुलती चली जाएगी, हमारे को पार्शियल कंप्लीशन मिलना शुरू हो जाएगा, और होम बायर्स की लगातार मतलब जिसको हमने 3 महीने में पोजीशन दिया उसकी 3 महीने में हम वो ले आएंगे अथॉरिटी से जाके कंप्लीशन, और उसकी रजिस्ट्री शुरू कर देंगे। मोर और लेस आपका प्रपोजल प्लान तैयार है, सुप्रीम कोर्ट में भी आपने जमा किया है, और आपके प्रपोजल को जब हम देख रहे थे तो आप कह रहे थे उसमें लिखा है कि 750 करोड़ का आप फंड भी आप इन्फ्यूज़ करना चाह रहे हैं। हाँ सर, वो फंड्स टाइम टू टाइम इन्फ्यूज़ करते जाएंगे। जैसे मान लो किसी टाइम पे कहीं पे हमने मान लो फ्लैट सेल किए और कोई टाइम ऐसा आया कि भाई फ्लैट सेल होने की वजह से या ना नहीं हुए, या हमारे पास डिमांड लोगों से कम आई, तो हमारा पैसा जो हमारे पास है वो फंड इन्फ्यूज़ करके प्रोजेक्ट वो नहीं रुकने देंगे। हम पैसा अपना साथ लेके चलेंगे। फंड इन्फ्यूज़ का हमारे पास हर वक्त सिस्टम बना रहेगा कि भाई जो जैसे ही पैसे की अगर कोई कमी लगती है तो अपना इन्फ्यूज़ करते चलेंगे। तो ये प्लान का पार्ट बनाया हमने कि हमारे पास इतना फंड फ्लो हमेशा कायम रहेगा। देखिए, अगर सुपरटेक के ओवरऑल प्रोजेक्ट्स को हम देखते हैं तो वहाँ 3 कैटेगरीज मिलती हैं। एक वो लोग जिन्हें फ्लैट का कब्ज़ा तो मिल गया, रजिस्ट्री भी उनकी हो गई, लेकिन बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं ऐसी हैं जो नहीं मिली हैं। एक वो जिन्हें पोजीशन मिल गया लेकिन रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है और उनको बुनियादी सुविधाएं भी उस तरह की नहीं मिली हैं। और तीसरा वो जिन्हें घर नहीं मिला, जो आज भी घर की इंतज़ार में हैं। इन तीनों के लिए कुछ प्लान है आपके पास? बिल्कुल प्लान है तीनों के लिए। हम लोगों ने सारे प्रोजेक्ट्स विजिट किए, वहाँ पे होम बायर्स से भी मिले हम लोग। तो उनकी जो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं,
जैसे किसी प्रोजेक्ट पे, जैसे हम केप टाउन पे अभी गए थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि एक पानी की समस्या है वहाँ पे ना, पानी एसटीपी प्लांट एक लगा हुआ है, और जबकि वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है, जितने फ्लैट्स बने हुए हैं, वहाँ पे 2 एसटीपी ज़रूरत है। तो हमने पहले प्रोग्राम में एजेंडे में ये लिया हुआ है कि उनको सबसे पहले एसटीपी दूसरा बना करके देना है, और उसमें एसटीपी बनती है वो पानी की समस्या काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी। कुछ वहाँ पे हम जब गए थे उन लोगों ने बताया कि जी हमारे को यहाँ पे 5000 फ्लैट हैं, और जिसमें सिर्फ 450 लोगों को या 500 लोगों के कनेक्शन हुए हुए हैं पानी के। तो दूसरा हमारा एजेंडा ये है कि बस उनको तुरंत सबसे पहले पानी का कनेक्शन अरेंज करा करके पानी की सुविधा जो गंगा वाटर की है वो दिलवाई जाए, क्योंकि ये दोनों मूलभूत सुविधाएं में आती हैं कि पानी के बिना कोई सबको समस्या है साथ में। फिर वहीं पे जैसे और फिर प्रोजेक्ट्स पे भी हमने यही देखा कि जहाँ पे पानी, ये मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स पे है जिन पे लगभग 50% पोजेशन हो चुका है, 60% हो चुका है, वहाँ सभी के साथ में बिजली की और पानी की समस्या है। तो वो पहले एजेंडे में है हमारे कि जैसे हमें सुप्रीम कोर्ट हमें देता है तो अथॉरिटी से चिट्ठी लिख करके उनको कुछ पेमेंट हम दे ही रहे हैं, तो अथॉरिटी साथ आ रही है, उन्होंने हमें लेटर भी दे दिया है। एक विकास जी, एक बड़ा सवाल ये है कि हम लोगों ने जो रिपोर्ट देखे हैं, जो बिल्डर सुपरटेक है उसका कई करोड़ रुपया पानी का भी बकाया है। पहले जो जानकारी थी 12-13 करोड़ का ड्यूज़ था, अब वो बढ़ करके 20 करोड़ से भी ऊपर का हो गया है, जो अंदर खाने की रिपोर्ट है। और ऐसे में इतना बड़ा ड्यूज़ है, उस ड्यूज़ को आप कैसे कवर करेंगे? सर उस ड्यूज़ का हमने अथॉरिटी से जो प्लान दिया है, अथॉरिटी को जितने भी अथॉरिटी के ड्यूज़ हैं ना सर, वो हमने इस तरीके से प्लान किया है कि हम पहले उसको एडवांस मतलब 5% पहले दे रहे हैं। अथॉरिटी इसके लिए मान गई है, अथॉरिटी ने अपना प्लान जो है उसमें डाल दिया हमारा प्लान कि इसको बोर्ड मीटिंग से अप्रूवल के लिए वो लगा रहे हैं उसको। इस वाली में नहीं लगेगा, अगली वाली में लग जाएगा, हमने लिख के दे दिया है। अब उससे क्या है कि जब अथॉरिटी इस हमारे साथ में सहयोग करने को तैयार है तो फिर हम लोग भी उसमें इसी नेचर से आगे काम बढ़ाएंगे, उसमें यही है। अच्छा, एक बात बताएं, आपके सामने एनबीसीसी जैसा एक जॉइंट खड़ा है। एनबीसीसी का भी दावा है कि वो रजिस्ट्री के प्रोसेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, जो लैंड ड्यूज़ का जो प्रोसेस है अथॉरिटी के साथ उसको वो आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में आप अपने आप को एनबीसीसी के कंपेयर में कहाँ खड़ा देखते हैं? सर एनबीसीसी के कंपेयर में हम यहाँ खड़ा देखते हैं कि हम लोग हैं बेसिकली बिल्डर, और एनबीसीसी है एमईपी कह सकते हैं उसको। मेरे ख्याल से वो खुद अपने आप से क्या काम नहीं करता है, वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर रखता है फिर काम कराता है। हम लोग क्या है, खुद से ज़मीन लेते हैं, खुद से अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, तो हम क्वालिटी जो देते हैं ना वो कहीं बेहतर देते हैं। और वो मेरे ख्याल से जो सुपरटेक के होम बायर्स हैं कुछ, उन्होंने आके विज़िट भी किया है प्रोजेक्ट्स पे हमारे, तो मच बेटर क्वालिटी पाई है अपने प्रोजेक्ट से या एनबीसीसी के जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं उनसे, जो अभी आम्रपाली के उन्होंने दिया है। तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अगर आप भी खुद भी जाके देखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी महंगी है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब अपने मुंह से तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मैं, आप खुद से जा कर के जाँच कर सकते हैं। और ये मैं सबको ऑफ़र करता हूँ, जितने भी होम बायर्स हैं जो इस समय त्रस्त हैं, तो वो आकर के एक बार हमारी क्वालिटी चेक करें। आकर के हमारे 3 प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, किसी भी एक प्रोजेक्ट पे जा कर के वो जांच कर सकते हैं इस चीज़ की। एक तो यहाँ हम अपने को बेहतर पाते हैं, दूसरा हम यहाँ भी बेहतर पाते हैं कि हम लोग रेरा से बाउंड रहेंगे। सर मेरे को जो सुनने में आया कि एनबीसीसी रेरा से एग्जाम्पशन चाहता है, हम लोग नहीं चाहते। हम चाहते हैं रेरा हमारे ऊपर काबिज रहे और रेरा के अनुसार हम काम करें, और उसी तरीके से, क्योंकि उससे होम बायर्स को तसल्ली मिलती है, श्योरिटी मिलती है कि हाँ बिल्डर जो है रेरा से बाउंड है, तो एक टाइम लिमिट में काम करके देगा, नहीं तो पेनल्टी भुगतेगा। तो पेनल्टी तो कोई भुगतना नहीं चाहेगा ना, तो हम भी टाइम लिमिट में काम करने के लिए बाउंड हैं। एक यहाँ सही बात है। और कुछ ये है कि होम बायर्स के लिए सबसे वो प्रायोरिटी क्या है कि रजिस्ट्री हो जाए। अब रजिस्ट्री कब होगी? अथॉरिटी को जब तक पेमेंट नहीं जाएगी, जब तक अथॉरिटी रजिस्ट्री नहीं करेगी, चाहे वो कहीं से कुछ भी उसके पास ऑर्डर आ जाए। अब हमने क्या प्लान बनाया कि जी 30% जो एस्क्रो अकाउंट खुलेगा, रेरा अकाउंट होता है, 70 से तो हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे, और 30% से हम लोग जो अथॉरिटी की पेमेंट है और जो पुराने लेंडर्स की पेमेंट है बैंकों की, वो सारी हम पेमेंट करेंगे। हम किसी का कोई बकाया नहीं रखेंगे किसी प्रोजेक्ट पे, ताकि कल को होम बायर्स बाद में ये परेशानी ना हो उनको कि जी हमारे को बैंकों का पैसा देना था, इस वजह से उन्होंने कोई केस डाला हुआ है जी, तो रजिस्ट्री रुक गई है, या कुछ समस्याएं आ रही हैं, या बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो सारे जो मद हैं, मतलब सारे जितने भी हेड्स हैं, सब खोल के चलेंगे कि किसी में भी कोई भी पेमेंट रुके ना, और काम अथॉरिटी से
स्मूथली हो जाए जो रजिस्ट्री वगैरह का है। ये यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने आप को बेहतर पाते हैं NBCC एक बड़ा फैक्टर ट्रस्ट फैक्टर है, क्योंकि जो लोग खामियाजा भुगत चुके हैं सुपरटेक का, उनकी बदमाशियों का, हम आसान भाषा में कहें बदमाशी मतलब कि धोखेबाजी का, क्योंकि समय पर प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं करना या सुविधाएं नहीं देना, लोग बहुत ठगे हुए महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कैसे भरोसे में लाएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है सर ये। सर एक चलो वो समस्या आ गई, अब जैसा है हमने तो देखो सर कोविड पीरियड झेला है। मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करके बताता हूँ कि एक कोविड पीरियड आया था, उस दौरान सारे काम रुक गए थे, सब बंद हो गया था, हमारी कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हुई थी। हमारा यस बैंक से लोन था, हमने उस समय तक कोई लोन उठाया नहीं था, तो 85 करोड़ रुपए का लोन हमने यस बैंक से अप्रूव करा करके काम नहीं रुकने दिया। अपनी लेबर को सबको खाना मुहैया कराया, सबको यहीं रखा, सबकी लेबर भाग गई थी, हमारी लेबर नहीं भागी। हमने बैंक की किस्त नहीं रोकी एक भी आज तक के रिकॉर्ड में। हमारा कोई रेरा में केस एक दो कोई मतलब गए हैं, लेकिन मैक्सिमम उनको हमने आराम से सेटल आउट करके आराम से घर ले आए, किसी को मतलब पैशन देने में दिक्कत नहीं की। तो इसी से ऐसा महसूस होता है कि भाई हम लोग उस नेचर से काम नहीं कर रहे हैं कि भाई जैसे हो गया उनके साथ में, तो उनको ये सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा कि भाई एपेक्स का जो पुराना रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे वो कि हाँ ये जो बिल्डर है ये इस नेचर का तो नहीं है कि भाई होम बायर्स परेशान हो रहे हैं, किसी भाई रेरा में गए हुए हैं, पूरा मल्टीपल एक समूह बना करके किसी रेरा में डाला हुआ है, अथॉरिटीज़ के पेंडिंग्स पड़े हैं और बैंकों के पेंडिंग्स पड़े हैं। कुछ नहीं है, हमारा कोई पेंडिंग नहीं है, किसी की अथॉरिटी का देनदारी ड्यूज़ नहीं है हमारे पे कोई भी फालतू का। और सारे होम बायर्स जो हमारे जितने हम लोगों ने फ्लैट्स बनाए हैं पुराने, सारे हमारे होम बायर्स हमारे फेवर में हैं। अच्छा, एपेक्स को हम देख रहे थे, उनके प्रोफाइल को हम पढ़ रहे थे सतनाम जी, उसमें हमने देखा कि 1992 से जो हैं आप इस फील्ड में हैं और 1992 से आज 2025 करीब लगभग ये जो है 30-35 साल का ये जो सफ़र है, बड़ा मुश्किल सफ़र भी रहा होगा। बहुत सारे लोग आपसे जुड़े भी होंगे, बहुत सारे परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा। जो वो एक्स फैक्टर जो एपेक्स को लेकर के है कि क्यों वो NBCC से बेहतर है? बेस्ट यही है कि हम सर्विस बेस्ट देंगे। और पुराने क्लाइंटों से हमारे पता कर लीजिए, उनसे का सर्विस अच्छी है। अगर मैंने 10,000 फ्लैट हैंडओवर किए हैं, 10,000 लोगों के नंबर मेरे मोबाइल में फीड है। किसी क्लाइंट को दिक्कत हो मुझे व्हाट्सअप कर देता है, मेरा उसी टाइम आदमी उसको कॉन्टैक्ट करके उसकी सर्विस, उसकी कोई प्रॉब्लम होती है सोल्व कर देते हैं उसी टाइम। हर एक बंदे का नंबर मेरे मोबाइल में होगा। जब हम आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे तो ऐसा ही एक सिस्टम हम बनाएंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी मेरे मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम 24 घंटे में सोल्व हो जाएगी आपकी। ये 1-to-1 कनेक्ट की बात कह रहे हैं कि मैन टू मैन कैसे कनेक्ट करके हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको हम ट्रस्ट दिलाते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रस्ट का। मैन टू मैन से सर वो कहने का मकसद उनका ये है कि हमारे पास ना एक पूरा बड़ा डिपार्टमेंट है CRM का। तो क्या है कि CRM का जो डिपार्टमेंट होता है वो NBCC के पास शायद नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो पार्ट है वो वर्किंग का कि सबको डिमांड भेजनी, सबसे पैसा लाना, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन उसी पैसे से होनी होती है। तो हमारे पास इतना बड़ा जो स्टाफ है वो हर एक को इंस्ट्रक्शन है कि आपने हर क्लाइंट से 1-to-1 मिलना है, सबसे बुला करके BBA के आधार पे पैसा लेना है, किसको कहाँ पे रिलीफ देना है, उसको वो तक पावर है कि आपने क्लाइंट्स को किसी को हैरेस नहीं करना है। अगर कोई पेमेंट डिले भी है किसी की तो उसको सिंपल इंटरेस्ट बना करके देना है। ऐसा नहीं कि किसी को हैरेसमेंट करना है या कोई ऐसा करना है कि उसको परेशान करना है। उसको पहले उसकी कॉल पे फ़ोन उठना है आपको। मतलब हमारा जो CRM है वो बनाया है हमने एक तरीके से इसलिए कि जो होम बायर्स की समस्याएं हैं वो सुने और उसको निपटवाए और उसकी पेमेंट जो भी टाइमली करवाए। एक मोस्टली प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं सुपरटेक के, उसमें एक डिफिशिएंसी देखी जा रही है पार्किंग को लेकर के। पार्किंग या तो नहीं बनाए गए हैं या बनाए भी गए हैं तो कम बनाए गए हैं। कई जगह नियमों का उल्लंघन भी देखा गया है। इस पार्किंग की समस्या से कैसे निपटेंगे? सर पार्किंग की समस्या से हमारे पास 2-3 प्लान है निपटने के लिए। तो पार्किंग एक तो जो एज़ पर अप्रूव्ड प्लान है उसमें काफ़ी ऐसा है क्योंकि अधूरा बने हुए हैं प्रोजेक्ट, तो पार्किंग पूरी बनी नहीं है। तो हम ये कर रहे हैं कि जो वो अप्रूव प्लान के हिसाब से पूरा जब प्रोजेक्ट पूरा होगा तो वो पार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। कुछ हम अथॉरिटी को लिखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा लैंड हमें अलॉट कर दे तो हम वहाँ पे पार्किंग इन्फ्यूज़ कर दें सारी जितनी भी हो सकती है मैक्सिमम। और मैकेनिकल पार्किंग का भी एक ऑप्शन बचता है कि उसमें क्या है कि आप प्लेन स्पेस पे साइड में कहीं पे भी कॉर्नर में एक लंबी पट्टी पे आप मैकेनिकल पार्किंग लगा दें और उससे वो क्या है कि एक जहाँ पे एक गाड़ी पार्क होनी है वो 3 हो जाती हैं।
तो वो एक सिस्टम भी लाने की हम सोच रहे हैं कि वो भी किया जा सकता है। तो पार्किंग तो संभाल ली जाएगी, पार्किंग की समस्या को हल करने का प्लान बना लिया है हमने। जो केप टाउन वगैरह जो प्रोजेक्ट्स पे विज़िट किया ना, तो उसको हमने उसी आधार पे तैयार किया कि भाई इसको इस तरीके से निपटा जा सकता है। आसान नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में एनबीसीसी को हरा सकें, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक्स फैक्टर आपके साथ मौजूद है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट भी आप पर ट्रस्ट, आपके प्रपोजल प्लान पर ट्रस्ट करेगा? सर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। हम तो यही चाहते हैं कि मौका देना चाहिए दूसरे को भी। एक मौका उन्होंने एनबीसीसी को दिया अम्रपाली वाले केस में, तो एक मौका हमें भी दे। हमारी आइए सुनी नहीं गई पहले, तो अब तो सुनी जानी चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास वर्क फोर्स नहीं है। सब एक बिल्डर अमला पैक्स के साथ में हमने एक और बिल्डर को भी जोड़ा है, तो वो कंसोर्टियम बना करके हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अकेले हैं हम लोग, एक टीम है पूरी हमारी इसमें ना। ऐसा नहीं कि वो पुरानी टीम चलती आ रही है जी, वो एक बहुत बड़ी टीम को हम इसमें जोड़ रहे हैं अपने साथ में, और वो पूरी टीम मिल करके काम करेगी। एपेक्स को लेकर के कहा जाता है कि इन कंपैरिजन टू सुपरटेक छोटी बिल्डर है। अब छोटी बिल्डर जो है वो बड़े बिल्डर का काम कैसे संभालेगी? एक बहुत लेमन वाला ये सवाल है कि आप इन कंपैरिजन टू सुपरटेक आप छोटे हैं, तो कैसे छोटा आदमी बड़े आदमी का काम संभालेगा? सर छोटे तो देखो, हम जब मार्केट इतनी ख़राब हुई, सब कुछ हुआ, हम तो एक उसमें स्मूथ उसमें चलते रहे हैं। मार्केट में बिल्डर बहुत आए गए, बड़े बड़े बिल्डर डूबे भी हैं, अब उभर भी रहे हैं धीरे। हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम एक कांस्टेंट उसमें चलते जा रहे हैं। ऐसा कि भाई ना हमने बहुत ज़्यादा पैर फैलाए, ना बहुत ज़्यादा अलग से कोई इस तरीके के काम किए। मेरे 2 बेटे बाहर पहले बिजनेस करते थे, वो यूके में थे, वो भी इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं परमानेंट। वो भी कंपनी को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। हम बड़े हेल्थी तरीके से कंपनी को आपका काम पूरा करेंगे। भरोसा दे रहे हैं कि हेल्दी तरीके से काम को पूरा करेंगे, लेकिन ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है उन हज़ारों फ्लैट बायर्स का जिन्हें कई लोगों को तो घर तक नहीं मिला है। वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जैसा आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी देंगे, ट्रस्ट भी देंगे, लेकिन क्या आम आदमी, जो आम रेजिडेंट्स है, जो वो फ्लैट बायर्स है, उनको ये जो उम्मीद की जो शब्द हैं वो कितना उनको समझ में आता है, कितने इस उम्मीद पर वो खरे पाते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैं आपसे जानना चाहूँगा जाते जाते, सबसे आखिरी सवाल है कि बड़ा मुश्किल परिस्थिति से ये फ्लैट बायर्स घूम रहे हैं। हो सकता है कि आपके भी कोई रिलेटिव्स उनमें से हों जिनका फ्लैट नहीं मिला हो, आप उस दर्द को समझते हों, लेकिन इस दर्द के बाद भी बेल आउट प्लान जो आप लेकर के आ रहे हैं वो कितना मुकम्मल प्लान है? सर बेल आउट प्लान में हमारा ऐसा है बनाया हमने कि हम किसी भी होम बायर्स का, देखो दर्द समझ रहे हैं हम भी, इसी वजह से हमने बनाया कि चलो जिन लोगों को घर मिल गए हैं फ़िलहाल, उनको तो एक रजिस्ट्री की समस्या है, वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ की समस्याएं हैं, लेकिन जिनको घर नहीं मिले हैं उन सबसे बड़ी समस्या तो उनके लिए है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रह रहे हैं तो किराया भी दे रहे हैं, और किराया दे रहे हैं, साथ में जो उन्होंने लोन कराया था इससे बैंकों से लोन करा रखे हैं, उनकी किस्तें भी दे रहे हैं, उन पर डबल मार पड़ रही है। तो इसी से हम इस दर्द को समझ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले प्लान ये बनाया कि जैसे ही हमारे पास प्रोजेक्ट आता है तो हम एक तो उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं डाल रहे, कोई भी ना किसी का फ्लैट कैंसिल करेंगे। हो सकता है एनबीसीसी का जैसे स्टार्टिंग में सुनने में आया था, उन्होंने आम्रपाली में करा था कुछ फ्लैट्स बायर्स के फ्लैट कैंसिल कर दिए थे। हम नहीं कर रहे किसी का फ्लैट कैंसिल, हम उनको मौका देंगे कि आप अपने पास से जो आपका ड्यू पेमेंट है वो पेमेंट जमा कराओ हमारे पास, उसी पेमेंट से जो रेट से जो बुकिंग है हम उसी रेट से पेमेंट मांगेंगे उनका, और पेमेंट मांग करके उसको आगे उनको जितनी जल्दी जो टाइमलाइन दी है उतनी जल्दी बना करके देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने, विकास जी ने अभी कहा कि कोई डिले पेनल्टी उन पर नहीं है। नंबर 2, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आप नहीं लेने जा रहे हैं। सतनाम जी, ये बहुत बड़ी घोषणा आप अपने तरफ से कर रहे हैं। सर मैं भी आपको एक चीज़ नई बात दिमाग में आई है। अभी 3 साल पहले हमने एनसीआरटी से प्रोजेक्ट उठाया था ग्रेटर नोएडा का, अल्फ़ाबेट के नाम से, उसको हमने डिलीवर किया है। आप जाकर देख सकते हो ग्रेटर नोएडा के अंदर अल्फ़ाबेट के नाम से एक प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा है। 2 में तो फ्लैट शिफ्ट हो गए हैं 2 ब्लॉकों के अंदर, 3 ब्लॉकों का हमने ऑफर पोजीशन भेज दिया है। और आप उन प्रोजेक्टों को जाकर देखिए, वहाँ के लोगों से पता करिए वो कितना मजबूरी में फंसे हुए थे। वो प्रोजेक्ट हमने हैंड ओवर की पोजीशन ले आए, वहाँ लोगों से पता करिए, आपको जब पता चलेगा हमारी बात का जवाब क्या है। वो मेरे बारे में बताएंगे आपको सब कुछ, हमने कितनी मुश्किल से बाहर निकाल के प्रोजेक्ट उनको हैंड ओवर किया है। अल्फ़ाबेट के नाम से है, ग्रेटर नोएडा में है। तो एक तो शब्द है उम्मीद और दूसरा शब्द है विश्वास।
इन दोनों के बीच में एपेक्स कहाँ खड़ा है, ये आम रेजिडेंट्स को, वो उन फ्लैट बायर्स को तय करना है जिनके पैसे फंसे हुए हैं। वो वक्त बताएगा कि इन दोनों शब्दों के बीच एपेक्स कहाँ जा कर के टिकती है।